हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो देखो, आज के इस लेक्चर में हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है नाभिकीय परिरक्षण और विपरिरक्षण प्रभाव, मतलब न्यूक्लियर शील्डिंग एंड डीशील्डिंग इफेक्ट वाला जो अपना टॉपिक चल रहा है उसको रनिंग में करते आगे। तो देखो सुनो, कल के मैंने लेक्चर में आप लोगों से क्या बात बताई थी। मैंने ये बात बोली थी आप लोगों से कि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का स्पिन होता है जिससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता था। ठीक है ना, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते थे, जिसको हमने क्या बोला था, आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र या प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है ना, हमने क्या बोला था, आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र या प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र। और जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, उनका दो प्रकार से प्रभाव लगा था। एक तो आपका परिरक्षण प्रभाव मतलब शील्डिंग इफेक्ट लगा था, एक आप लोगों का विपरिरक्षण प्रभाव मतलब डीशील्डिंग इफेक्ट लगा था। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन, अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर परिरक्षण प्रभाव लगा रहे थे, तब आपको पता हमारा जो एनएमआर सिग्नल था वो अप फील्ड में अर्थात उच्च क्षेत्र में जा रहा था। और अगर उनका विपरिरक्षण प्रभाव लग रहा था, सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का प्रोटोनों पर अगर विपरिरक्षण प्रभाव लग रहा था या डीशील्डिंग इफेक्ट लग रहा था, तो आपको पता हमारा एनएमआर सिग्नल किस में प्राप्त हो रहा था, डाउन फील्ड में अर्थात निम्न क्षेत्र में। ठीक है ना, ये बात तो मैंने किसकी बोली थी, सिग्मा की, और उसके एग्जांपल भी लिए थे। सिग्मा बॉन्ड के मैंने आप लोगों के लिए एग्जांपल भी लिए थे। एक एग्जांपल तो मैंने आपको पता ये लिया था, ठीक है ना, और एक एग्जांपल आपको पता है मैंने इसको लिया था। ठीक है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन का कौन सा इफेक्ट था, माइनस आई, और आपको पता है ये एल्किल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट था, प्लस आई। ठीक है ना, ये चीज तो हम पहले से भी जानते हैं कि हाइड्रोजन का कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई, क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन की विद्युत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युतता का जो रिलेशन होता है माइनस आई इफेक्ट के, वो क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है ना, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये आप लोगों का एल्किल ग्रुप होता है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि एल्किल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। ठीक है ना, तो ये सारी बातें तो मैंने किसके रेस्पेक्ट में बोली थी, सिग्मा इलेक्ट्रॉनों के रेस्पेक्ट में बोली थी, जिसमें उसके दो प्रभाव लग रहे थे। एक तो परिरक्षण प्रभाव लग रहा था, एक विपरिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव से अपना एनएमआर सिग्नल कहां पर प्राप्त हो रहा था, अप फील्ड में, और विपरिरक्षण प्रभाव से हमारा एनएमआर सिग्नल कहां पर प्राप्त हो रहा था, डाउन फील्ड में। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बात की थी, जब लेक्चर को हमने खत्म किया था, तो पाई इलेक्ट्रॉनों की भी बात की थी। तो पाई इलेक्ट्रॉनों के रेस्पेक्ट में मैंने क्या बात बोली थी, जिस तरीका से मैंने सिग्मा के बारे में बोली थी उसी तरीका से मैंने पाई इलेक्ट्रॉनों के बारे में बोली थी। पाई इलेक्ट्रॉनों के बारे में मैंने ये बात बोली थी कि अगर जिस तरीका से सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण और विपरिरक्षण प्रभाव दोनों लगते हैं, उसी तरीका से पाई इलेक्ट्रॉनों का भी प्रोटॉनों पर परिरक्षण और विपरिरक्षण प्रभाव मतलब शील्डिंग और डीशील्डिंग इफेक्ट दोनों ही लगते हैं। अगर पाई इलेक्ट्रॉनों का प्रोटॉनों पर शील्डिंग इफेक्ट लग रहा है, परिरक्षण प्रभाव लग रहा है, तो जो हमारा एनएमआर सिग्नल है वो कहां पर प्राप्त होगा, अप फील्ड में अर्थात उच्च क्षेत्र में। और अगर उन पाई इलेक्ट्रॉनों का प्रोटॉनों पर विपरिरक्षण प्रभाव मतलब डीशील्डिंग इफेक्ट लग रहा है, तो हमारा जो एनएमआर सिग्नल है वो किसमें प्राप्त होगा, निम्न क्षेत्र में अर्थात डाउन फील्ड के अंदर। मेरी बात आप लोग समझ पाओगे ना, कि जिस तरीका से सिग्मा इलेक्ट्रॉनों के अप फील्ड और डाउन फील्ड होते हैं एनएमआर सिग्नल में, उसी तरीका से पाई इलेक्ट्रॉनों के भी अप फील्ड और डाउन फील्ड होते हैं। मतलब अगर उनका शील्डिंग इफेक्ट लग रहा है तो वो किसमें जाएगा, अप फील्ड में, और अगर उनका डीशील्डिंग इफेक्ट लग रहा है तो वो किसमें जाएगा, डाउन फील्ड में। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। तो कुछ एग्जांपल मैं पाई के भी ले लेता हूं, ठीक है ना, 2-3 एग्जांपल ले लेता हूं, और उसके साथ हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आगे बात समझिए। उसके बाद देखो, मैं एक बार फिर बता देता हूं, एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक हम लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि ये क्वेश्चन सन 2020 की एग्जाम में पूछ रखा राजस्थान यूनिवर्सिटी, उसके बाद 2018 की एग्जाम में पूछ रखा, 2017 की एग्जाम में पूछ रखा है। ठीक है ना, बहुत अच्छा टॉपिक है, इसलिए आप लोग पूरे टॉपिक को अच्छी तरीके से करना। और अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन 5 या 4 नंबर का, 4 या 5 नंबर का आता है, तो एक चीज आप फिक्स कर लेना का आपको पूरा ही मैटर लिखना है। एक बात सुन लो मेरी बात ध्यान से, अगर ये क्वेश्चन 4 या 5 नंबर का आता है तो आपको पूरा ही मैटर लिखना है। जहां से मैंने स्टार्ट किया ना, जहां पर मैं खत्म करूंगा वहां तक पूरा लिख देना आप लोग, 4 या 5 नंबर का, क्योंकि कॉमन सी बात है, सामने वाला अगर 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों से, तो आप लोगों को बिल्कुल लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसे तो नहीं कि 2 लाइन के आपको 4-5 नंबर दे देगा। आपके लिए जहां से मैंने टॉपिक को स्टार्ट किया और जहां पर मैं खत्म करूंगा वहां तक पूरा लिख देना, अगर वो 5 नंबर का या 4 नंबर का इस क्वेश्चन को पूछता है। ठीक है ना, बाकी तो आप लोग समझदार हो, क्योंकि बीएससी थर्ड ईयर में तो आपको पता है कि हम लोगों को कितना लिखना है, कितने लिखने पर कितने नंबर मिलते हैं, क्योंकि बीएससी फर्स्ट ईयर दे चुके हो या बीएससी सेकंड ईयर दे चुके हो, तो कॉमन सी बात है, बीएससी थर्ड ईयर में आपको सब पता रहता है कि हम लोग कितना लिखते हैं जब हमको नंबर मिलता है। ठीक है ना, तो इस चीज की तो कोई बात नहीं है। आगे में बात समझ में, एक बार मैं दोबारा मेरे टॉपिक को दोबारा से रिपीट कर देता हूं, रिपीट करके एग्जांपल लेकर इस टॉपिक को हम खत्म करते हैं। मैं ये बोल रहा हूं भैया कि आपको पता है कि जिस तरीका से जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन थे ना, सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का 2 प्रकार से प्रभाव लग रहा था, किस पर, प्रोटोनों पर। एक तो उनका परिरक्षण प्रभाव लग रहा था, एक विपरिरक्षण लग रहा था, मतलब एक तो उनका शील्डिंग इफेक्ट लग रहा था और एक डीशील्डिंग इफेक्ट लग रहा था। तो जब सिग्मा
इलेक्ट्रॉनों का प्रोटोनों पर शील्डिंग इफेक्ट लग रहा था, तो हमारा जो एनएमआर सिग्नल था वो कहां पर जा रहा था, अप फील्ड में, अर्थात उच्च क्षेत्र में। और अगर उन सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का डीशील्डिंग इफेक्ट लग रहा है, ठीक है ना, तो हमारा एनएमआर सिग्नल कहां पर जा रहा था, निम्न क्षेत्र अर्थात डाउन फील्ड के अंदर जा रहा था। तो जिस तरीका से सिग्मा इलेक्ट्रॉन के प्रोटोनों पर शील्डिंग इफेक्ट और डीशील्डिंग इफेक्ट दोनों होते हैं, उसी तरीका से पाई इलेक्ट्रॉन भी एनएमआर सिग्नल के मानों को प्रभावित करते हैं, अर्थात वो भी प्रोटोनों पर दो प्रकार के इफेक्ट शो करते हैं, एक को क्या बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट और एक को हम क्या बोलते हैं डीशील्डिंग इफेक्ट। अगर आप लोगों के प्रोटोनों को वो शील्ड कर रहा है, अगर वो आपके प्रोटोनों को शील्ड कर रहा है तो कॉमन सी बात है शील्डिंग इफेक्ट लगेगा और हमारा एनएमआर सिग्नल कहां पर प्राप्त होगा, अप फील्ड में। और अगर वो पाई इलेक्ट्रॉन डीशील्ड कर रहे हैं, उस प्रोटोन को डीशील्ड कर रहे हैं, तो हमारा जो एनएमआर सिग्नल है वो कहां पर प्राप्त होगा, डाउन फील्ड में। बात आप लोग समझ में आ गई ना। एक दो एग्जांपल लेके इस टॉपिक को हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं। तो देख लो, पहला एग्जांपल तो मैं किसका ले रहा हूं, बेंजीन का, क्योंकि कल आप लोगों से बोली थी कि बेंजीन का, एक बेंजीन का और एक एल्डिहाइड का, तीनों एग्जांपलों को ले लेता हूं मैं, ठीक है। तो तीनों एग्जांपलों को आप लोगों के लिए समझा देता हूं। देख लो आप लोग इधर की तरफ, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर फर्स्ट ले रहा हूं मैं यहां पर आप लोगों के लिए। एग्जांपल नंबर जो अपना फर्स्ट है वो है एल्काइन, ठीक है ना, एल्काइन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है ना, अर्थात उसका एथाइन पहला मेंबर ले रहा हूं, ठीक है ना। अब इसको इस तरीका से रिप्रेजेंट करना, जब आप लोग इसका एनएमआर सिग्नल इस तरीका से शो करो, इसके जो डायरेक्शन को, ये लो, इसको मैंने इस तरीका से शो कर दिया, ठीक है ना। ये प्रोटॉन की क्या कर दी मैंने, डायरेक्शन को शो कर दिया। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर दी, ठीक है ना। ये आप लोग नीचे से क्या लगा रहे हो, नीचे से आप लोग लगा रहे हो क्या, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, जिसको किससे शो करते हो, B0 या H0 से। ये कौन हो गया, आपका प्रोटॉन हो गया, ठीक है ना। इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं इस पाई इलेक्ट्रॉन को इस पर परिरक्षण प्रभाव लग रहा है, विपरिरक्षण प्रभाव लग रहा है, ठीक है ना। और ये आप लोगों की किसकी डायरेक्शन हो गई, परिरक्षित जोन की, मतलब शील्डिंग जोन की। ये आप लोगों का हो गया, मैं यहां पर लिख देता हूं, परिरक्षित क्षेत्र, मतलब शील्डेड जोन, ठीक है ना। ये कौन सा प्रोटॉन हो गया, आपका परिरक्षित प्रोटॉन हो गया, अर्थात शील्डेड प्रोटॉन हो गया। ये कौन सा प्रोटॉन हो गया आप लोगों का, शील्डेड प्रोटॉन, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, परिरक्षित प्रोटॉन, परिरक्षित प्रोटॉन। चलो ठीक है। अब आपको पता है अगर प्रोटॉन परिरक्षित है तो उसका एनएमआर सिग्नल कहां पर प्राप्त होगा, अप फील्ड। इसका जो फील्ड होगा वो कौन सा होगा, अप फील्ड, अर्थात उच्च क्षेत्र, अप फील्ड उच्च क्षेत्र। तो अप फील्ड जब होता है तो डेल की वैल्यू होती है, वो क्या होती है आप लोगों की, घटती है, मतलब डिग्रीज होती है। डेल की वैल्यू आप लोगों की क्या होती है, घटती है, डिग्रीज होती है। अब देखो इसको पूरे को एक्सप्लेन करता हूं। देखो इधर की तरफ देखिए, अब पूरे एग्जांपल को मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, ये मैंने एल्काइन ले ली, एल्काइन का मैंने पहला मेंबर ले लिया। आप लोग खूब अच्छी तरीके से जानते हो कि जो एल्काइन होती है उसका पहला मेंबर कौन होता है, एथाइन होता है, जिसका फॉर्मूला होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आपको पता है मैं एग्जांपल किसके रेस्पेक्ट में ले रहा हूं, मैं पाई इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में ले रहा हूं। ध्यान से समझो आप लोग मेरी बात। जैसे कि ये एग्जांपल लेते थे, यहां पर कहीं पर भी पाई की बात नहीं हुई थी। यहां पर हमने ये जो एग्जांपल लिए थे वो किसके रेस्पेक्ट में लिए थे, सिग्मा बॉन्ड के रेस्पेक्ट में लिए थे। ये एग्जांपल हम लोगों ने किसके रेस्पेक्ट में लिए थे, सिग्मा बॉन्ड के रेस्पेक्ट में लिए थे, जहां पर ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन किसको इफेक्टिव कर रहे थे, प्रोटॉन को इफेक्टिव कर रहे थे। और अपना कितने तरीका से इफेक्ट शो कर रहे थे, दो तरीका से, एक तो शील्डिंग इफेक्ट और एक डीशील्डिंग इफेक्ट। उसी तरीका से ये जो एग्जांपल ले रहा हूं मैं किसके रेस्पेक्ट में ले रहा हूं, पाई इलेक्ट्रॉनों के रेस्पेक्ट में ले रहा हूं। और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना आप लोगों के, पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन किसको इफेक्टिव कर रहे हैं, प्रोटॉन को इफेक्ट कर रहे हैं। और प्रोटॉन पर कितने तरीका से इफेक्ट कर रहे हैं, दो तरीका से, एक को तो आप क्या बोलेंगे शील्डिंग और एक को क्या बोलेंगे डीशील्डिंग। इधर देख लो आप लोग, आपका फॉर्मूला CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आप लोगों का हाइड्रोजन रहा, ये हाइड्रोजन रहा, और ये मैग्नेटिक फील्ड की जो भी आप लोगों की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों के लिए शो कर दिया। आप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, आप लोग ये नीचे से लगा रहे हो, ठीक है ना। आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है क्या,
तो देखो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, ये नीचे है ना, नीचे से हम क्या लगा रहे हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि कल आप लोगों के लिए एक डायग्राम शो किया था, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हम लोगों ने बाहर से प्रदर्शित किया था, ठीक है ना। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, पाई इलेक्ट्रॉन ध्यान से समझना, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को क्या करते हैं, शिल्डेड करते हैं, ठीक है ना, अर्थात इस प्रोटॉन को क्या करते हैं, परिरक्षित करते हैं। और आप लोगों को अच्छी तरीका से पता है कि अगर चाहे वो सिग्मा हो या पाई, अगर किसी प्रोटॉन को परिरक्षित अगर शिल्डेड कर रहे हैं तो उसका जो एनएमआर सिग्नल प्राप्त होगा वो कहां पर होगा, उच्च क्षेत्र में अर्थात अप फील्ड में। और अगर हमारा एनएमआर सिग्नल अप फील्ड में प्राप्त होगा तो जो डेल की वैल्यू है वो आप लोगों की क्या होगी, घट जाएगी। अब बहुत से स्टूडेंट ये सोच रहे सर ये डेल की वैल्यू का कल तो आपने जिक्र नहीं किया, तो आज कैसे जिक्र कर रहे हो। भैया मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, ये डेल की वैल्यू की जो केमिस्ट्री है, आगे आने वाले 1-2 लेक्चर में आप लोगों के लिए डेल की वैल्यू के बारे में पता लग जाएगा, ठीक है ना। अभी तो सिर्फ आप लोगों को सिर्फ इतना ही मतलब रखना कि अगर हम लोगों का एनएमआर सिग्नल डाउन फील्ड में प्राप्त हो रहा है तो डेल की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर हमारा एनएमआर सिग्नल अप फील्ड में प्राप्त हो रहा है तो डेल की वैल्यू घटेगी। सिर्फ इतना ही मतलब रखना है अभी फिलहाल में। क्या मतलब रखना है कि अगर हमारा एनएमआर सिग्नल अप फील्ड में प्राप्त हो रहा है तो डेल की वैल्यू घटेगी, और अगर हमारा एनएमआर सिग्नल डाउन फील्ड में प्राप्त हो रहा है तो डेल की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है ना। ये डेल की वैल्यू क्या है, आगे आने वाले 1-2 लेक्चर में आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। 1-2 लेक्चर में आपको उसकी केमिस्ट्री आ जाएगी कि यहाँ पर डेल की वैल्यू का मतलब क्या है, ठीक है। बात आप लोग समझ में आ गई ना। इसलिए इतना ही ध्यान में रखो कि अगर एनएमआर सिग्नल अप फील्ड में प्राप्त हो रहा है तो डेल की वैल्यू घटेगी, और अगर एनएमआर सिग्नल डाउन फील्ड में प्राप्त हो रहा है तो डेल की वैल्यू बढ़ेगी। इतना ही ध्यान में रखो। बाकी की ये चीज तो आप लोग जानते हो कि अगर प्रोटोनों पर पाई इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षित प्रभाव लग रहा है तो कॉमन सी बात है, जो हम लोगों का एनएमआर सिग्नल है अप फील्ड में ही तो प्राप्त होगा, और अगर अप फील्ड में प्राप्त होगा तो डेल की वैल्यू घट जाएगी, जैसे कि मैंने अभी स्टेटमेंट बोला है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई इनसे, तो ये चीज तो आप लोगों के लिए सारी समझाई दी, ठीक है ना। ये कौन सा होता है आपका, ये कौन सा होता है आप लोगों को, इलेक्ट्रॉनों द्वारा कौन सा आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र बोलते हो, ठीक है। बाकी का तो ये प्रोटॉन है जिसके रेस्पेक्ट में अपनी केमिस्ट्री चली रही है, और बाकी का आप लोग जानते हो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको हम बाहर से जनरेट करते हैं, जिसको बी नॉट या एच नॉट से शो करते हैं, ठीक है ना। ये आपका जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो मैंने यहाँ पर शो कर रखी है, ठीक है ना। तो इनसे तो हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसकी केमिस्ट्री तो हम पहले पढ़ चुके हैं। हमारा जो टारगेट है ना, वो हमारा टारगेट कौन है, प्रोटॉन है, ठीक है ना। इस प्रोटॉन का हमें ये पता लगाना है कि ये प्रोटॉन परिरक्षित फील्ड में जा रहा है या बी परिरक्षित फील्ड में जा रहा है। अगर ये प्रोटॉन परिरक्षित है, शिल्डेड फील्ड में जा रहा है, तो इसका एनएमआर सिग्नल कहां पर प्राप्त होगा, अप फील्ड में, और डेल की वैल्यू घट जाएगी। और अगर इस प्रोटॉन पर विपरिरक्षण प्रभाव, डीशिल्डिंग इफेक्ट लग रहा है, तो हमारा जो एनएमआर सिग्नल कहां पर प्राप्त होगा, डाउन फील्ड में, और डेल की वैल्यू आप लोगों की बढ़ जाएगी। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। तो कुछ नहीं है, आप लोग लैंग्वेज लिख के इस एग्जांपल को लिख देना, लेकिन इन चीजों को जरूर लिख देना आप लोग। जैसे कि ये प्रोटॉन कहां पर, परिरक्षित क्षेत्र में प्राप्त हो रहा है, अगर परिरक्षित क्षेत्र में प्राप्त होगा तो कॉमन सी बात है, हमारा जो एनएमआर सिग्नल है कहां पर प्राप्त होगा, अप फील्ड में, और अगर एनएमआर सिग्नल अप फील्ड में प्राप्त होगा तो डेल की वैल्यू आप लोगों की क्या हो जाएगी, डिग्रीज हो जाएगी, अर्थात घट जाएगी। बात समझ में आ गई, किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं है ना। बस इतना ध्यान में रख लेना, जो एल्काइन होती है, एल्काइन के अंदर जो प्रोटॉन होता है उसका कौन सा प्रभाव लगता है, परिरक्षण प्रभाव, अर्थात शील्डिंग इफेक्ट लगता है। शील्डिंग इफेक्ट लगने की वजह से एनएमआर सिग्नल कहां पर प्राप्त होगा, अप फील्ड में, और अगर अप फील्ड में प्राप्त होगा तो डेल की वैल्यू हम लोगों की घट जाएगी, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान रखना पूरी एग्जांपल किसके रेस्पेक्ट में चल रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉनों के रेस्पेक्ट में चल रहे हैं, अर्थात इस प्रोटॉन को जो परिरक्षित क्षेत्र में ले जा रहा है वो कौन ले जा रहा है, आपका पाई इलेक्ट्रॉन ले रहा है। कौन ले जा रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन ले जा रहा है, अर्थात इस प्रोटॉन को जो शील्ड कर रहा है वो कौन कर रहा है, आप लोगों का पाई इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई आप लोगों के बात, क्योंकि ये यहां पर किसकी बात हो रही है, पाई इलेक्ट्रॉनों की बात हो रही है, क्योंकि पाई बॉन्ड है तो कॉमन सी बात है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पाई इलेक्ट्रॉन ही तो होंगे आप लोगों के, ठीक है। तो एल्कान के एग्जांपल समझ में आ गए। अब दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं एल्डिहाइड का, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CHO। और खूब जानते हैं, मैंने पहले ही बोल दिया आप लोगों से कि जितने भी क्रियात्मक समूह होते हैं, जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनका एक कॉमन इफेक्ट होता है जिसको -I से शो करते हैं। तो एक चीज तो दिमाग में पहले से क्लियर हो गई कि अगर CHO का -I इफेक्ट होता है तो उसके पास जो प्रोटॉन है वो किसमें जाएगा, डाउन फील्ड में। क्यों, क्योंकि उसका कौन सा प्रभाव लगेगा, विपरिरक्षण प्रभाव। आप लोगों के लिए कल ही बता दी कि जिनका -I इफेक्ट होता है वो कहां पर ले जाते हैं, प्रोटॉन को विपरिरक्षित, और मतलब डीशिल्डिंग। और अगर डीशिल्डिंग में जा रहा है तो एनएमआर सिग्नल कहां पर प्राप्त होगा, डाउन फील्ड में। और अगर एनएमआर सिग्नल डाउन फील्ड में प्राप्त होगा तो आप लोगों की जो एनएमआर सिग्नल डाउन फील्ड में प्राप्त होगा तो डेल की वैल्यू आप लोगों की क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। उसका भी एग्जाम्पल ले लेता हूं। ये एग्जाम्पल तो हमारा किसका हुआ है, एल्काइन का, जो कि किसमें गया, शिल्डेड जोन में, परिरक्षित क्षेत्र में। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब दूसरा एग्जांपल भी देख लो आप लोग।
देखो दूसरा एग्जांपल एल्डिहाइड का ले रहा हूं। एग्जांपल नंबर सेकंड अपना कितना है, एल्डिहाइड का है, ठीक है ना, इसका एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का चाहो तो उसको एसिटाल्डिहाइड ले लेना, एसिट एल्डिहाइड, ठीक है ना। मैं तो यहाँ पर एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में ले रहा हूं, अर्थात RCHO, ठीक है ना, किसके रेस्पेक्ट में ले रहा हूं, RCHO के रेस्पेक्ट में ले रहा हूं, ठीक है ना। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसकी स्ट्रक्चर बना देता हूं आप लोगों के सामने। आपको पता है CHO ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, -I इफेक्ट होता है, ठीक है ना। ये लो, C डबल बॉन्ड O, यहां पर लिख दिया R, यहां पर लिख दिया H। अब इस प्रोटॉन की बात होगी, ठीक है ना, क्योंकि केमिस्ट्री किसकी चल रही है, प्रोटॉन की चल रही है हमारी, हाइड्रोजन की। ये इसकी डायरेक्शन को शो कर दिया, ये लो, ये भी इसकी डायरेक्शन को शो कर दिया। बाकी का नीचे से आप लोग क्या लगाओगे, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, जिसको हम किससे शो करते हैं, B0 या H0 से शो करते हैं, ठीक है ना। ये इधर इसकी डायरेक्शन को शो कर दिया, ठीक है ना। अब जो आप लोगों का ये प्रोटॉन है ना, इधर लिख देता हूं, ये आप लोगों का जो प्रोटॉन है ना, -I इफेक्ट लगने की वजह से क्या हो जाएगा, बी परिरक्षित प्रोटॉन। ये क्या हो जाएगा, बी परिरक्षित प्रोटॉन, बी परिरक्षित प्रोटॉन, बी परिरक्षित प्रोटॉन मतलब डीसिल्डेड प्रोटॉन, डीसिल्डेड प्रोटॉन, बी परिरक्षित प्रोटॉन मतलब डीसिल्डेड प्रोटॉन। और अगर ये प्रोटॉन डीसिल्डेड है तो हमारा जो NMR सिग्नल प्राप्त होगा वो कहां पर प्राप्त होगा, डाउन फील्ड में। डाउन फील्ड मतलब क्या हो गया, निम्न क्षेत्र, निम्न क्षेत्र। और अगर डाउन फील्ड में प्राप्त होगा तो आप लोगों को पता है डेल की वैल्यू होगी, वो क्या होगी, आप लोगों की बढ़ जाएगी। अब इधर देखिए आप लोग, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले तो एक चीज तो हमारे दिमाग में पहले से क्लियर हो गई, वो दिमाग में क्या बात क्लियर हो गई कि केस हम किसका ले रहे हैं, एल्डिहाइड का। और आपको पता है एल्डिहाइड एक क्रियात्मक समूह होता है, एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप होता है। और मैंने कल एक बात बोली थी आप लोगों से कि जितने भी क्रियात्मक समूह होते हैं, जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनका एक कॉमन इफेक्ट होता है, जो कौन सा होता है, -I इफेक्ट। केवल एक ही ग्रुप ऐसा होता है जिसका +I इफेक्ट होता है, और वो कौन होता है, अपना एल्किल ग्रुप। ये चीज आप लोगों के लिए कल बता दी थी, और इससे पहले भी आप लोगों के लिए BSc फर्स्ट ईयर में बता रखी है चीज, मैंने BSc सेकंड ईयर में बता रखी है कि जितने भी अपने क्रियात्मक समूह होते हैं, जितने भी अपने फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनका कौन सा इफेक्ट होता है, -I। एल्किल ग्रुप ही एक ऐसा ग्रुप होता है जिसका +I इफेक्ट होता है। तो एक चीज तो पहले से दिमाग में क्लियर हो गई कि एल्डिहाइड के पास जो हाइड्रोजन है ना, अगर CHO का -I इफेक्ट है तो एल्डिहाइड के पास जो हाइड्रोजन है वो किस में जाएगा, बी परिरक्षित प्रभाव में, अर्थात डीसिल्डेड जोन में। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर किसी का +I इफेक्ट लग रहा है तो +I इफेक्ट वाले इलेक्ट्रॉन देते हैं, अर्थात सामने वाले को परिरक्षित करते हैं, शिल्डेड करते हैं। और जिनका -I इफेक्ट होता है वो सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो उसको बी परिरक्षित डीसिल्डेड करते हैं। और आपको पता है कि अगर परिरक्षण प्रभाव लग रहा है तो NMR सिग्नल कहां पर जाता है, अप फील्ड में। और अगर बी परिरक्षण प्रभाव लग रहा है तो NMR सिग्नल कहां पर जाएगा, डाउन फील्ड में। तो जो आप लोगों का ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन ये किसके अंदर जाएगा, बी परिरक्षित, मतलब क्या होगा, बी परिरक्षित प्रोटॉन, डीसिल्डेड प्रोटॉन होगा आपका। और अगर ये डीसिल्डेड प्रोटॉन है तो आपका ये जो प्रोटॉन है इसका NMR सिग्नल कहां पर प्राप्त होगा, डाउन फील्ड में प्राप्त होगा, अर्थात निम्न क्षेत्र में प्राप्त होगा। और अगर NMR सिग्नल निम्न क्षेत्र में, डाउन फील्ड में प्राप्त होगा तो डेल की वैल्यू आप लोगों की क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर डेल की वैल्यू क्या कर रखी है, इंक्रीज कर रखी है, मतलब यहाँ पर डेल की वैल्यू बढ़ रही है। बात समझ में आ गई ना, कि अगर NMR सिग्नल अप फील्ड में जा रहा है तो डेल की वैल्यू घटेगी, और अगर NMR सिग्नल डाउन फील्ड में जा रहा है तो डेल की वैल्यू बढ़ेगी। और डेल की वैल्यू के बारे में मैंने पहले बोल दिया आप लोगों से, आगे आने वाले 1-2 लेक्चर में ये आप लोगों को पता लग जाएगा कि यहाँ पर डेल की वैल्यू के बारे में हम किसके बारे में बात कर रहे थे, ठीक है ना। ये आगे हमारे 2-3 लेक्चर आएंगे, उनमें पता लग जाएगा आप लोगों को। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। देखो यहाँ पर टेंशन लेने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों के लिए सामने वाले ने पहले से एक हिंट दे दी। हिंट क्या दे दी, कि हम लोगों के लिए कौन सा क्रियात्मक समूह दे दिया, CHO क्रियात्मक समूह दे दिया, CHO फंक्शनल ग्रुप दे दिया। उससे पता लग गया इसका -I इफेक्ट है। और -I इफेक्ट दिमाग में क्लियर होते, एक चीज दिमाग में क्लियर हो गई। क्या बात दिमाग में क्लियर हो गई, कि यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉनों का प्रोटोन पर जो पाई
इलेक्ट्रॉनों पर जो प्रोटोनों को प्रभाव लगेगा वो कौन सा लगेगा, विपरिरचन अर्थात डीशिल्डिंग। और अगर डीशिल्डिंग लगेगा तो इसका जो एनएमआर सिग्नल है वो कहां पर प्राप्त होगा, डाउन फील्ड में। और अगर इसका एनएमआर सिग्नल डाउन फील्ड में प्राप्त होगा तो डेल की वैल्यू हमारी बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गई। यहां पर भी किसकी बात हो रही है, पाई इलेक्ट्रॉनों की बात हो रही है, क्योंकि आपको पता है पाई बॉडी यहां पर भी प्रेजेंट है, समझ गए ना। क्योंकि जितने भी एग्जांपल आ रहे हैं वो सब किसके रेस्पेक्ट में आ रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉनों के रेस्पेक्ट में आ रहे हैं। अर्थात वो प्रोटोनों पर कितने टाइप से प्रभाव लगा रहे हैं, दो तरीका से, कभी परिरक्षित लगा रहे हैं, कभी विपरिरक्षित। ये कंडीशन पर डिपेंड कर रहा है कि भाई आपका शिल्डिंग इफेक्ट कब लगेगा या डीशिल्डिंग इफेक्ट कब लगेगा, ठीक है ना। एक चीज और सुन लो, इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले हो, मैं कभी कभी हिंदी में बोल रहा हूँ, कभी कभी इंग्लिश में, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई हाई फाई, कोई तो इंग्लिश तो मैं बोल नहीं रहा हूँ, या कोई हाई फाई हिंदी तो मैं बोल नहीं रहा हूँ, सामने हिंदी और इंग्लिश आप लोगों को सामने लिखी हुई है, ठीक है ना। तो देख लेना आप लोग, परिरक्षण को क्या बोलते हैं, शील्डिंग, और विपरिरक्षण को क्या बोलते हैं, डीशील्डिंग। इसलिए मैं हिंदी में बोलूं, इंग्लिश में आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। बाकी अप फील्ड डाउन फील्डों का मतलब जानते हो, अप फील्ड उच्च क्षेत्र को बोलते हैं, डाउन फील्ड निम्न क्षेत्र को बोलते हैं, ठीक है ना। तो इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि कभी कभी हिंदी बोल गए, कभी कभी इंग्लिश के वर्ड यूज करने लग गए, तो उनसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वैसे भी आप बीएससी थर्ड ईयर में, ठीक है ना, बीएससी थर्ड ईयर में आप भी जानते हो कि आज से जैसे ही बीएससी थर्ड ईयर की एग्जाम लग जाएगी, उसके बाद आपका पूरा फील्ड किस में होने वाला है, इंग्लिश के अंदर होने वाला है। तो जितने भी हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं भैया, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी टर्मिनोलॉजी इंग्लिश की करना चालू कर दो। अगर आपके आगे जाके एमएससी या कुछ और करनी है तो समझ लो इंग्लिश ही काम आएगी आपके, ठीक है ना। तो धीरे धीरे जो टर्मिनोलॉजी है ना आप लोगों की, इसको इंग्लिश में करना चालू कर दो कि भाई ऐसे, जैसे हिंदी का तो पता ही कि भाई परिरक्षण विपरिरक्षण, साथ में उनकी इंग्लिश भी देख लो कि यार परिरक्षण को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कि शिल्डिंग बोलते हैं, विपरिरक्षण को क्या बोलते हैं, डीशिल्डिंग। क्योंकि अब हिंदी आप लोगों के काम में नहीं आएगी, आगे का जितना भी कैरियर होगा वो सब किस में होगा, इंग्लिश में होगा, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले आपको तो मौज लग गई अब, ठीक है ना, क्योंकि आगे इंग्लिश में आने वाली है तो आपके लिए तो मौज ही मौज है, ठीक है ना। बाकी हिंदी मीडियम वाले हो, आप लोग फोकस करना चालू कर दो भैया। अब वो दिन आ गए कि अब आपको इंग्लिश पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। इंग्लिश में ध्यान दोगे तभी जाकर आपको एमएससी जाकर थोड़ी सिंपल लगेगी, ठीक है ना। इंग्लिश जितनी अच्छी होगी आप लोगों के लिए, एमएससी उतनी ज्यादा सिंपल लगेगी आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग समझ में आ गई ना कि एल्डिहाइड का कौन सा इफेक्ट लगता है, एल्डिहाइड का कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से इस प्रोटॉन पर पाई इलेक्ट्रॉनों का कौन सा लगेगा, विपरिरक्षण, डीशिल्डिंग इफेक्ट होगा। और अगर डीशिल्डिंग इफेक्ट होगा तो जो हम लोगों का एनएमआर सिग्नल है वो डाउन फील्ड में प्राप्त होगा, और डाउन फील्ड में अगर एनएमआर सिग्नल प्राप्त होगा तो डेल की वैल्यू आप लोगों की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आप लोगों के लिए तीसरा एग्जांपल ले लेता हूं, बेंजीन का, ठीक है। बेंजीन का लेते ही आप लोगों का ये पाई बॉन्ड वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर एक पे और बात कर लेते हैं, इसी में दे रखा है संकरण का, हाइब्रिडेशन का। क्या हाइब्रिडेशन भी आपके एनएमआर सिग्नल के मानों को प्रभावित करेगा? तो वो कैसे करेगा, पहले मैं बेंजीन के एग्जांपल, सॉरी बेंजीन का एग्जांपल ले लेता हूं। बेंजीन के एग्जांपल को एक्सप्लेन करने के बाद फिर संकरण पर, हाइब्रिडेशन पे भी थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेंगे कि वो भी एनएमआर सिग्नल के मानों को किस तरीके से प्रभावित करता है, ठीक है। तो तीसरा एग्जांपल ले लो बेंजीन का। ठीक है, लेते हैं बेंजीन का एग्जांपल। देखो तीसरा एग्जांपल अपना बेंजीन का। फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, ठीक है भाई। ये रही आपकी बेंजीन, ठीक है। वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड को दिखा देता हूं, ये लो, वो नीचे से आप क्या लगा रहे हो, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, इसको बी नॉट या किससे शो करते हो, एच नॉट से, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये लो, इसकी डायरेक्शन को शो कर दिया, ठीक है। अब आपको पता है बेंजीन रिंग के हर कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 6, मतलब प्रत्येक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है,
ठीक है ना। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि बेंजीन के पास कितने हाइड्रोजन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। तो देखो ये रहा कार्बन, ये कितने कार्बन है, आप लोगों को 6 कार्बन है, और 6 कार्बनों से प्रत्येक कार्बन से आप लोगों का हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, प्रत्येक कार्बन एटम से हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो आप लोगों का ये जो प्रोटॉन है ये यहाँ पर किस में प्राप्त होगा, आप लोगों का डिसिल्डेड जोन में। किस में प्राप्त होगा, डिसिल्डेड, डिसिल्डेड प्रोटॉन है आपका। अगर ये प्रोटॉन आप लोगों का डिसिल्डेड है तो एनएमआर सिग्नल कहां पर प्राप्त होगा, आप लोगों का डाउन फील्ड में, डाउन फील्ड। और अगर एनएमआर सिग्नल डाउन फील्ड में प्राप्त होगा तो डेल की वैल्यू आप लोगों की क्या होगी, बढ़ जाएगी। इधर देख लो भैया, अब आप लोग सब जने देखो इधर, देखो इधर, अब हमने किसका केस लिया, बेंजीन का केस लिया है। आप लोग भी जानते हो खूब के बेंजीन के पास कितने डबल बॉन्ड होते हैं, 3 डबल बॉन्ड होते हैं। तो कॉमन सी बात है, यहां पर भी किसकी बात हो रही है, पाई इलेक्ट्रॉनों की बात हो रही है। अब इन पाई इलेक्ट्रॉनों का बेंजीन के पास जो हाइड्रोजन एटम होता है, जो प्रोटॉन होता है, उस पर परिरक्षक प्रभाव लग रहा है, विपरिरक्षक प्रभाव, वो देखना है। तो देखो आप लोगों को पता है कि बेंजीन के पास कितने कार्बन एटम होते हैं, 6 कार्बन एटम होते हैं, और प्रत्येक कार्बन एटम से हाइड्रोजन एटम जुड़ा होता है। ठीक है ना, और प्रत्येक हाइड्रोजन एटम जुड़ा होता है तो वो पाई बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, सिग्मा के साथ पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। तो वहां पर जो पाई बॉन्ड होगा तो कॉमन सी बात, उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर कौन सा प्रभाव शो करते हैं, विपरिरक्षण, अर्थात इस प्रोटॉन को क्या करते हैं, डिसिल्डेट करते हैं। और अगर इस प्रोटॉन को डिसिल्डेट करते हैं तो इस प्रोटॉन का जो एनएमआर सिग्नल प्राप्त होगा वो किसमें होगा, डाउन फील्ड में। और अगर एनएमआर सिग्नल डाउन फील्ड में प्राप्त होगा तो आप लोगों की डेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई है नहीं आई। देखो ये प्रोटॉन किसमें उड़ा है, डिसिल्डेट प्रोटॉन है, डिसिल्डेट प्रोटॉन है, तो आपका एनएमआर सिग्नल किसमें प्राप्त होगा, डाउन फील्ड में। और डाउन फील्ड में प्राप्त होगा तो डेल की वैल्यू आप लोगों की क्या होगी, बढ़ जाएगी। पहले तो ये बात होता भैया, बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो इस तरीका से मैंने यहां पर जो पाई इलेक्ट्रॉनों के रेस्पेक्ट में या पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में मैंने कितने एग्जांपल लिए आप लोगों के, 3। पहला कौन सा लिया था, एल्काइन। एल्काइन में जो आपका प्रोटॉन था वो कौन था, सिल्डेड प्रोटॉन था। उसके बाद एग्जांपल लिया था मैंने एल्डिहाइड का, उसमें प्रोटॉन कौन था, डिसिल्डेड। और उसके बाद में मैंने किसका एग्जांपल लिया, बेंजीन का। और बेंजीन के अंदर भी जो प्रोटॉन है वो कौन है, आपका डिसिल्डेड प्रोटॉन है। डिसिल्डेड प्रोटॉन होने की वजह से इसका एनएमआर सिग्नल किसमें प्राप्त होगा, डाउन फील्ड में। और डाउन फील्ड में प्राप्त होने की वजह से आप लोगों की डेल की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। तो देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, सिग्मा की बात हो गई, पाई सिग्मा इलेक्ट्रॉनों की बात हो गई, पाई इलेक्ट्रॉनों की बात हो गई। अब हम डिस्कशन कर लेते हैं, एक संकरण का भी दे रखा थोड़ा सा मैटर, संकरण पर हाइब्रिडेशन पे मैं डिस्कशन कर लेता हूं। ठीक है ना, हाइब्रिडेशन पे डिस्कशन करने के साथ ये टॉपिक हमारा क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देख लो इसको मिटा देता हूं, संकरण पर हाइब्रिडेशन पे डिस्कशन करते हैं, देख लो उसको भी। देखो अब हम यहां पर बात करते हैं संकरण की, हाइब्रिडेशन की। कि जो संकरण होता है, हाइब्रिडेशन होता है, वो एनएमआर सिग्नल के मानों को किस तरीका से प्रभावित करता है, कब वो डाउन फील्ड की ओर ले जाता है, कब वो अप फील्ड की ओर ले जाता है, ये चीज हम लोगों को समझनी है। तो देखो यहाँ पर 3 संकरण की बात हो रही है, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा टॉपिक है ये भी। ठीक है ना, यहाँ पर बात हो रही है एक तो एसपी संकरण की, एक बात किसकी हो रही है, sp2 संकरण की, और एक किसकी बात हो रही है, sp3 संकरण की। ठीक है ना, मतलब एक तो sp हाइब्रिडेशन है, एक sp2 हाइब्रिडेशन, और एक कौन है आप लोगों का, sp3 हाइब्रिडेशन। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कि आप लोगों ने खूब बीएससी फर्स्ट ईयर में 11th 12th क्लास में खूब एक चीज सुनी, परसेंट एस गुण परसेंट एस कैरेक्टर। काफी स्टूडेंट जो परसेंट एस गुण परसेंट एस कैरेक्टर को नहीं जानते, मैं आप लोगों के लिए सिखाता हूं कि परसेंट एस गुण परसेंट एस कैरेक्टर हम किस तरीका से निकालते हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से, पहले तो आपके लिए एक रिलेशन बता देता हूं कि परसेंट एस गुण परसेंट एस कैरेक्टर होता है ना, वो विद्युत ऋणता के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात क्या होता है, समानुपाती। ठीक है ना, और आप जानते हो कि विद्युत ऋणता किसके समानुपाती होती है, माइनस आई इफेक्ट के। क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को खींचने की पावर। उसी तरीका से माइनस आई इफेक्ट का मतलब भी क्या होता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को खींचने की पावर। यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, परसेंट एस गुण परसेंट एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होगा, विद्युत ऋणता के।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, विद्युत ऋणता के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस होगा, माइनस आई इफेक्ट के, ठीक है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस होगा, माइनस आई इफेक्ट के। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, परसेंट एस कैरेक्टर निकालते हैं पहले इनका, तभी तो पता लगेगा कि ये अप फील्ड में जा रहा है, डाउन फील्ड में जा रहा है, या किसका तो अप फील्ड में जाएगा एनएमआर सिग्नल, किसका एनएमआर सिग्नल डाउन फील्ड में जाएगा। तो सुनो मेरी बात, आपको पता है हम परसेंटेज किस में निकालते हैं, 100 में से, 100 में से परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है, निकालते हैं। देखो यहां पर 4 है, 3 तो पी की ऑर्बिटल है और एक एस की ऑर्बिटल है, तो आपको पता है कि पी का परसेंटेज तो कितना होगा 75 और एस का परसेंटेज कितना होगा 25। तो पी से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि परसेंटेज हम किसका निकाल लें, एस का निकाल लें, ठीक है ना। तो कॉमन सी बात है, यहाँ पर एस का जो परसेंट है वो कितना परसेंट प्राप्त हुआ, 25%, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं sp2 संकरण के अंदर sp का परसेंटेज कितना है। तो देखो परसेंटेज 100 में से निकाल लियो, तो देखो यहाँ पर लगभग मान लेते हैं 66, वैसे 99.99 होगा, लेकिन उसके रेस्पेक्ट में देख लेते हैं पी का जो परसेंट है वो कितना प्राप्त होगा, 66.66, ठीक है, पी का परसेंट कितना होगा, 66.66 लगभग, और आपका जो एस का परसेंट है लगभग कितना होगा, 33.33, मतलब यहां पर जो एस का परसेंटेज है वो कितना प्राप्त होगा, 33.33 लगभग, ठीक है ना। वैसे अगर तीनों को कंप्लीट करो तो 99.99 मतलब वही 100 के आसपास पहुंच रहा है, तो उसको आप 33.33% मान लो, चलो ठीक है। अब बात करते हैं एसपी के अंदर के एस का परसेंटेज कितना है, तो कॉमन सी बात यहाँ पर सिंपल सा है, यहाँ पर एस का परसेंटेज कितना, 50%, ठीक है ना, एस का परसेंटेज कितना निकल 50%। तो मुझे एक बात बताओ, इन तीनों संकरण, तीनों हाइब्रिडेशन के अंदर सबसे ज्यादा जो परसेंट एस करेक्टर है वो किसका निकल रहा है, एसपी संकरण का, किसका निकल रहा है, एसपी हाइब्रिडेशन का। तो एक बात बताओ, अगर एसपी हाइब्रिडेशन का परसेंटेज सबसे ज्यादा है, परसेंट एस करेक्टर सबसे ज्यादा है, तो परसेंट एस करेक्टर किसके समानुपाती होता है, विद्युतता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई के। तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि जिनका माइनस आई इफेक्ट होता है उनका कौन सा लगता है, बी परिरक्षण प्रभाव, डीसिल्डेड इफेक्ट, और डीसिल्डेड इफेक्ट वालों का एनएमआर सिग्नल हमेशा कहां पर जाता है, डाउन फील्ड में, और अगर उनका एनएमआर सिग्नल डाउन फील्ड में जाएगा तो आपकी डेल की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये निकला कि इसका जो एनएमआर सिग्नल होगा, एनएमआर सिग्नल, इसका जो एनएमआर सिग्नल है वो कहां पर प्राप्त होगा, डाउन फील्ड में, किसमें प्राप्त होगा, डाउन फील्ड में, ठीक है, डाउन फील्ड में, ठीक है। इसका एनएमआर सिग्नल कहां पर प्राप्त होगा, डाउन फील्ड में, और इसका एनएमआर सिग्नल कहां पर प्राप्त होगा, अप फील्ड में। एनएमआर सिग्नल किसमें प्राप्त होगा, अप फील्ड में, अप फील्ड में, ठीक है ना। तो देखो इस तरीका से ये ऑर्डर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा परिरक्षित होंगे, सबसे ज्यादा शिल्डेड होंगे, उसके कंपेयर में ये होंगे आप लोगों के, और सबसे कम परिरक्षित ये कौन से होंगे, आपके एसपी संकरण वाले, ठीक है ना, क्योंकि एसपी संकरण वालों का परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा होता है। परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से विद्युतता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो कॉमन सी बात है माइनस आई इफेक्ट बढ़ जाएगा, और माइनस आई इफेक्ट बढ़ जाएगा तो कॉमन सी बात है आपका बी परिरक्षण प्रभाव, डीशिल्डेड इफेक्ट लगेगा, और डीशिल्डेड इफेक्ट लगेगा तो एनएमआर सिग्नल कहां पर चले जाएगा, डाउन फील्ड में, और अगर एनएमआर सिग्नल डाउन फील्ड में चले गए तो डेल की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो देखो लिंक कहां से कहां तक बनी हुई है, और ये सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंड करती है, आपके कॉन्सेप्ट पर। अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कितनी ही तगड़ी लाइन बना दो, वो पूरा टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो देखो लिंक कहां से कहां तक बनाई है, परसेंटेज करेक्टर, उसके बाद हम लोगों ने परसेंटेज करेक्टर के बाद विद्युतता, उसके बाद माइनस आई इफेक्ट, फिर बी परिरक्षण प्रभाव, फिर डाउन फील्ड, फिर डेल वैल्यू। बात समझ में आ गई इस तरीका से, और ये आप लोगों का बीच में हो जाएगा। कहने का मेरा मतलब होगा सबसे ज्यादा परिरक्षित प्रभाव किसका होगा, sp3 वालों का, उसके बाद किसका होगा, sp2 वालों का, सबसे कम परिरक्षित प्रभाव किसका होगा, sp वालों का। या ऐसे बोल सकता है ये कौन होते हैं, बी परिरक्षित होते हैं, अर्थात डिसिल्डेड होते हैं। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है किसी को नहीं है। लेकिन अगर जैसे वन एल्काइन का केस हो गया, वन एल्काइन का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, वन एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये कौन होता है आप लोगों का, वन एल्काइन होता है, ठीक है ना। वन एल्काइन हो गए ना, 1 2 3 तो हो गए ना आप लोगों का वन एल्काइन। इसके अंदर केस इस तरीका से हो जाएगा कि सबसे ज्यादा तो sp3 वालों को होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, sp3 वाले सबसे ज्यादा शिल्डेड होंगे, उसके बाद कौन होंगे आपके sp वाले, और सबसे कम होंगे आप लोगों के sp2 वाले। और उसका रीजन ये होता है कि CH3 ग्रुप आ जाता है जिसका कि कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई। तो ये आपका परिरक्षित शिल्डेड जोन के अंदर ये ऑर्डर आपका इस तरीका से हो जाएगा, सबसे ज्यादा आप लोगों का sp3 वालों को होगा, उसके बाद sp वालों को होगा, सबसे कम किसको होगा, sp2 वालों का। और उसका रीजन ये CH3 ग्रुप होता है क्योंकि इसका प्लस आई इफेक्ट होता है, और हम जानते हैं कि जिनका प्लस आई इफेक्ट होता है उनका जो एनएमआर सिग्नल है वो कहां पर प्राप्त होगा, अप फील्ड में, अर्थात उच्च क्षेत्र में, ठीक है ना। तो परिरक्षित के अंदर बता रहा हूं मैं, इस ऑर्डर को परिरक्षित शिल्डेड के अंदर बता रहा हूं, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। सबसे ज्यादा शिल्डेड कौन होंगे, sp3 वाले, वन एल्काइन,
केस किसका चल रहा है, वन एल्काइन का। वन एल्काइन के अंदर सबसे ज्यादा जो शील्डिंग इफेक्ट होगा वो किनका होगा, sp3 वालों का, उसके बाद किसको होगा, sp वालों का, सबसे कम किसको होगा, sp2 वालों का। ये ऐसे बोल सकते हो कि ये कौन होंगे, डिसिल्डेड होंगे। जैसे कि यहाँ पर सबसे ज्यादा परिरक्षण प्रभाव किनका लग रहा था, sp3 वालों का, क्योंकि उनका परसेंटेज कैरेक्टर सबसे कम था। उसके बाद किसका था, sp2 वालों का, और सबसे कम किसका था, sp वालों का। ये ऐसे बोल सकते हो कि sp वाले डिसिल्डेड फील्ड में जाएंगे तो उनका डाउन फील्ड में प्राप्त होगा, और ये शिल्डेड होंगे तो इनका अप फील्ड में प्राप्त होगा। बस सीधा सा टॉपिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो आराम से एक बार इसके पूरे परसेंटेज करेक्ट और पूरे टॉपिक को देख लो। किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग आराम से पूछ लो मेरे से, ठीक है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सिंपल सा टॉपिक है, आप लोग आराम से कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीका से आपका नाभिकीय परिरक्षण एवं विपरिरक्षण प्रभाव मतलब न्यूक्लियर शील्डिंग एंड डिशील्डिंग इफेक्ट वाला टॉपिक आप लोगों का खत्म होता है। आराम से कर देना। क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा या फिर वो 5 नंबर का पूछे, आप लोगों को पूरा ही मैटर करना। हाँ, एग्जाम्पल ऐसा कर सकते हो, जैसे अगर आप बेंजीन को छोड़ना चाहते हो, बेंजीन को छोड़ो, 2 एग्जाम्पल ले लेना, एक तो एल्काइन का ले लेना और एक किसका ले लेना, एल्डिहाइड का ले लेना। बेंजीन का एग्जाम्पल मत लेना आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि कॉमन सी बात है, 3 एग्जाम्पल लेने की क्या जरूरत है, वो तो यहाँ पर मैं समझाने की दृष्टि से 3 एग्जाम्पल ले, बाकी का आप 2 एग्जाम्पल ले सकते हो। एक तो एल्काइन का ले लेना और एक एल्डिहाइड का ले लेना, ठीक है ना, एक एल्काइन का एक एल्डिहाइड का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी बात संकरण की बात कर लेना हाइब्रिड एडिशन वाले की, तो हाइब्रिड एडिशन वाले तो सीधा सा सिंपल सा है। बाकी की सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से मैंने नोट्सों में लेकर रखी है, नोट्सों में इतनी शानदार लैंग्वेज लेकर रखी है। आप लोग देखो, क्लास को ले लेना, पहले दोनों क्लासों को ले लेना, उसके बाद नोट्सों को पढ़ के देख लेना, इतना शानदार तरीका से लैंग्वेज को सेट कर रखा है, आपका एक एक वर्ड एक एक लाइन समझ में आएगी, क्योंकि इतनी शानदार तरीका से उसकी लैंग्वेज लिखाई है, मैंने बहुत बढ़िया तरीका से लैंग्वेज लिखाई है। लैंग्वेज उसी के अकॉर्डिंग लिखवाई है जिस तरीका से मैंने आप लोगों को समझाया, इसलिए जो लैंग्वेज है ना उसका एक एक वर्ड एक एक लाइन आप लोगों को समझ में आएगी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से कर लेना सारी चीजों को और मेरे साथ साथ चलते रहो। स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं, ऑर्गेनिक और फिजिकल में मेरे साथ साथ चलो आप लोग। जिस तरीका से मैंने लेक्चर डाला आप लोग उसको चाहे दिन में कभी भी, अगर आपको मॉर्निंग में टाइम मिलता है तो मॉर्निंग में देख लो, दिन में टाइम मिलता है दिन में नहीं इवनिंग में देख लो, कभी भी देख लो ना, कोशिश किया करो उस लेक्चर को उसी दिन फिनिश कर दो आप, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। बाकी का तो जैसे आपको टाइम मिले उसके अकॉर्डिंग देख लेना, जैसी भी अपनी दिनचर्या बनती है आप लोगों की, बाकी अकॉर्डिंग देख लेना। मेरा कहने का मतलब तो ये है कि लेक्चर को अगर हाथ के हाथ कर लोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नोट्स मेरे साथ साथ बनाते रहो, पहले टॉपिक समझो, टॉपिक समझने के बाद फिर नोट्स बनाओ, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखना।